हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलरली लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज किसी मेटल के सरफेस पे डाली जाती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन प्रारंभ हो जाता है। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये एक ट्यूब है। ट्यूब में यहां पर एक विंडो है जिसके जरिए लाइट जो है कैथोड पर डालेंगे। इसमें देखिए यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो करेगी। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है बैटरी का, और ये क्या है? पॉजिटिव एंड है। अब देखिए ये निगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, यानी ये क्या है आपका? ये है आपका कैथोड और ये है एनोड। अब क्या किया जाता है, जब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इस कैथोड की प्लेट्स पर गिरती है तो ये देखा जाता है कि यहां पर डिफ्लेक्शन आ जाता है, यहां पर डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। अब चूंकि यहां से यहां तक कोई कनेक्शन तो है नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को हर्ट्ज ने किया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पड़ती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल की सरफेस की तरफ यानी एनोड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक ये कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर कैथोड पर, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की तरफ पहुंचने लगते हैं। कॉन्सिक्वेंटली सर्किट कंप्लीट हो जाती है और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। बट वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आधार पर। बाद में आइंस्टीन ने इसको मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी का उपयोग करते हुए इसको एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने बताया था कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यानी मेटल के सरफेस पर रेडिएशन को डालते हैं तो रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से ट्रीट करके अगर पार्टिकल्स की बीम अगर हम समझें तो इसमें प्लांक्स के जो थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है, उसके अनुसार हर जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट होता है, छोटा छोटा पैकेट होता है, बंडल होता है, जिसको उन्होंने कहा था क्वांटा, मैक्स प्लांक ने। और आइंस्टीन ने क्या कहा था? इसे फोटॉन बोला था। लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन बोला था। तो जब ये फोटॉन पड़ते हैं तो इनसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटॉन के यानी फोटो यानी लाइट के प्रभाव में ये निकल रहे थे, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब प्रश्न उठता है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, क्यों निकला? देखिए, किसी भी मेटल के सरफेस से पर अगर कोई रेडिएशन डाली जाती है तो वहां से इमिशन शुरू हो जाता है। किसी भी मेटल के सरफेस से जब रेडिएशन डाली जाती है तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है। लेकिन यह देखा गया है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर फोटॉन
अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटॉन अगर मेटल के सरफेस में डाला जाता है तो इंटेंसिटी चाहे हम जितनी बढ़ा दें, फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि जितनी रेडिएशन अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, ना कि फोटॉन से एसोसिएटेड एनर्जी बढ़ती है। इससे ये उन्होंने बताया कि हर फोटॉन पूरे मेटल के सरफेस को अपनी एनर्जी नहीं देता है, बल्कि वह किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को प्राप्त करके मेटल के सरफेस से क्या करा जाता है, बाहर आ जाता है। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन फॉर दैट मेटल। अलग अलग मेटल्स के लिए ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स दैट इज वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, बट किसी एक पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए जो इस एनर्जी के रिक्वायर्ड यानी वर्क फंक्शन जो होता है वो फिक्स होता है। अब सपोज कीजिए किसी मेटल के सरफेस के लिए वर्क फंक्शन W है और जो फोटॉन आप डाल रहे हैं मेटल के सरफेस पे उसकी एनर्जी μ0 है, सारी फ्रीक्वेंसी μ0 है, तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या हो जाएगी, μ0। अगर ये फोटॉन से एसोसिएटेड टोटल एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा, और यदि ये फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि एच म्यू की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा या वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, क्योंकि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। और ये किसकी प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है, सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होता है। जिस मटेरियल का आपका कैथोड बना होगा उसकी एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होगा, उसके बराबर आपको एनर्जी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने इंसिडेंट फोटॉन जो इस पे सेंड किया उसकी एनर्जी रही h, और W अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जो फोटॉन ने एनर्जी दिया गया, एक चीज हमको सबसे पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जैसे ही फोटॉन डाला जाता है मेटल के सरफेस पे, जैसे ही मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डाला जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन प्रारंभ हो जाता है। कोई टाइम लैग नहीं होता है इंसिडेंट फोटॉन की मेटल के सरफेस पे पड़ने पर और इलेक्ट्रॉन के इमिशन की। जैसे ही जिस इंस्टेंट पर फोटॉन पड़ता है, जिस इंस्टेंट पर रेडिएशन डाली जाती है, उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ये कैसे पता चला कि जैसे ही यहां से हम रेडिएशन डालते हैं फौरन यहां पर डिफ्लेक्शन आ जाता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, और जैसे ही रेडिएशन रोकते हैं ये करंट रुक जाती है। इससे पता चलता है कि ये मेटल के सरफेस को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं ये फोटॉन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी को प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल के सरफेस से बाहर आ सकता है। अब क्या होगा तब, जब जो इमिटेड जो इंसिडेंट फोटॉन होगा उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के से ज्यादा होगी, तो इंसिडेंट फोटॉन की जो आप फोटॉन इंसिडेंट हुआ है उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, और W के बराबर यानी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो इसने मेटल के सरफेस से निकलने में जो है इस पर खर्च कर दिया। अब जो एनर्जी बचती है किसके रूप में बचती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बचती है। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि निगेटिव नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्पष्ट है कि एच न्यू माइनस W निगेटिव नहीं हो सकता है,
इट मींस काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसके करेस्पॉन्डिंग जो फोटॉन होगा, मान लीजिए कि h न्यू 0 है, h न्यू 0 माइनस w, इट मींस अगर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू 0 के बराबर हो, यानी न्यू 0 से कम होगी, तो ये वैल्यू ये क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मींस क्या है कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटॉन मेटल के सरफेस पर डाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दशा में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, जो कि असंभव है। इट मींस अगर न्यू 0 वह फ्रीक्वेंसी है जिसका फोटॉन डालने पर, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है जिसका फोटॉन मेटल के सरफेस पे डालने पर काइनेटिक एनर्जी निल हो जाती है, इसके मतलब h न्यू 0 यानी h न्यू 0 क्या है, ये फोटॉन की एनर्जी है, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, जो कि वर्क फंक्शन के जस्ट बराबर है। इससे क्या होता है कि अब इससे केवल इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल पाता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती है। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जिसका फोटॉन मेटल के सरफेस पे डालने पर इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल के सरफेस से निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम देख सकते हैं कि h न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू 0 ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क फंक्शन के बराबर होगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये मिल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन के बीच में। अगर इसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 0 हो, अगर इस फोटॉन का वेवलेंथ, अगर इसको वेव सपोज करें तो इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा 0 हो, तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जिसका फोटॉन डालने पर मेटल के सरफेस से एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। और इसके करेस्पॉन्डिंग न्यू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा 0, यानी w को यानी वर्क फंक्शन को hc बाई लैम्डा 0 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी लैम्डा 0 को निकालने के लिए, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए वर्क फंक्शन और hc का जो रेशियो होगा उससे भी निकाल सकते हैं। और अगर हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो अगर हमें वर्क फंक्शन दिया होगा, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता रहती है, ये कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, तो वर्क फंक्शन और प्लांक्स कांस्टेंट का रेशियो से हम निकाल सकते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लें और फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को के निकट से जो है हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, c बाई न्यू 0 कर देंगे, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल जाएगी। अब देखिए क्या होता है, अगर एनर्जी वर्क यानी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी, इफ इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तब क्या होगा। अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू है और इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो h न्यू माइनस w, यानी W क्या है, वर्क फंक्शन है, ये वो एनर्जी है जो कि मेटल के सरफेस से निकलने में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खो देता है। तो बाकी एनर्जी उसको किस रूप में मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाती है। आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया था कि ये काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी जो फोटॉन मेटल के सरफेस से निकलता है उसकी एनर्जी जीरो से लेकर E के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी मैक्सिमम एनर्जी E होगी
और क्या हो सकती है, 0 से लेके EK के बीच में कुछ भी हो सकती है। इट मींस सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालने पर भी जो काइनेटिक एनर्जी होती है सारे फोटो इलेक्ट्रॉन की सेम नहीं होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी EK के बराबर हो या E मैक्स लिख दें हम, बेटर हो जाएगा, E मैक्स के बराबर हो ये जरूरी नहीं होगा। क्या हो सकता है, 0 से लेके E मैक्स के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे रहते हैं अगर उनको फोटोन अपनी एनर्जी दे देता है तब तो सिर्फ वर्क एनर्जी के बराबर इसको एनर्जी मेटल के सरफेस से निकालने में खर्च करनी पड़ती है और बाकी एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है और फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से ही नहीं निकलते हैं बल्कि मेटल के सरफेस के काफी डीप से भी निकल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल जो फोटोन अपनी सारी एनर्जी दे दे तो मेटल के सरफेस तक आने में वह उस एक का बड़ा अमाउंट खो दे और उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी बच जाए कि जस्ट वो निकल जाए, यानी यहां से मेटल के सरफेस तक पहुंचने में अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी खो देता है और केवल वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी बच जाती है। तो नतीजा क्या होता है, तो यह हो सकता है कि जो अब सिर्फ निकल पाएगा यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत अंदर से आवे तो हो सकता है मेटल के सरफेस तक पहुंचने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी बचे ही ना, उतनी एनर्जी बचे ही ना कि ये मेटल के सरफेस से निकल पाए। इट मींस कोई जरूरी नहीं है कि फोटोन अपनी एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो वह इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल ही जाए। हाँ, मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करके मेटल के सरफेस के बाहर आ जाएंगे और बाकी एनर्जी उनको काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। लेकिन जो अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहां से अगर गए यहां पे तो इनके पास एनर्जी कुछ इन्होंने खर्च किया, बाकी एनर्जी वर्क फंक्शन के से ज्यादा एनर्जी है तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी निकलने में खर्चा करेंगे और बाकी एनर्जी जो होगी वह इनके काइनेटिक एनर्जी के रूप में इनके पास होगी। हाँ, कहने का मतलब यह है कि जो इमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कहां से निकल रहा है। अगर मेटल के सरफेस से निकल रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर अंदर से कहीं निकल रहा है तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। अगर इतनी गहराई से निकल रहा है कि मेटल के सरफेस तक आते आते वो काफी एनर्जी खो देता है और सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी बचती है तो वह मेटल के सरफेस से जस्ट निकल ही पाता है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि वो इतना अंदर से निकले कि मेटल के सरफेस तक आते आते उसके पास इतनी भी एनर्जी न बचे कि उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो, तो यह हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकल भी ना पाए। इसके मतलब, कहने का मतलब, जितने नंबर आप फोटॉन्स डालते हैं उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाए ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 0 से लेके E मैक्सिमम के बराबर होगी। हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है और मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन V मैक्सिमम है तो क्या होगा, तब क्या होगा, h nu माइनस w इज इक्वल टू हाफ m B मैक्स स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू E मैक्सिमम हो सकता है, राइट। अगर h न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, W वर्क फंक्शन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फोटो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन का मास m है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी V मैक्स है, तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू माइनस W इज इक्वल टू हाफ m B मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू EV0।
ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू 0 के बराबर होता है, जहां न्यू 0 क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो डब्ल्यू की जगह पर जो है हम लोग एच न्यू 0 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ बी मैक्स स्क्वायर होगा। फर्दर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि क्या होगा तब जब पोटेंशियल 0 कर दिया जाए। ये आप ट्यूब आप फिर से वापस कर लेते हैं हम लोग, इसकी जरूरत आन पड़ी है। ये आपकी ट्यूब है, ट्यूब में ये आपका एनोड है, और ये आपका कैथोड है, और ये खिड़की है जिससे कि रेडिएशन डाली जा रही है, और ये है, और यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है उसको हमने मिनिमम कर लिया, यानी हमने पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ लगा रखा है। पोटेंशियल डिवाइडर के जरिए पोटेंशियल को 0 कर लिया। पोटेंशियल 0 कर लिया तब भी हम देखते हैं कि यहाँ से पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, करंट घटती जरूर है, बट यहाँ से पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन जो है पहुँच रहे हैं। कैसे पता लगता है, चूंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। इट मीन्स मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो मैक्सिमम जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो है ये मेटल के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, इवन जब पोटेंशियल 0 होता है। अब हम देखते हैं क्या होता है तब जब इसे पलट दिया जाता है, यानी पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है, यानी पोटेंशियल को धीरे धीरे निगेटिव, यानी पोटेंशियोमीटर के जरिए जो है धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल की इसकी निगेटिव और इसको पॉजिटिव बना देते हैं, यानी इसकी तुलना में इसको निगेटिव कर देते हैं, इसका पोटेंशियल निगेटिव करते हैं। तब भी हम देखते हैं कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचते रहते हैं। हाँ, पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो ये अपोजिट पोटेंशियल, क्योंकि ये अब नेगेटिव पोटेंशियल पे हो चुका है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो चुका है, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचने से रोक रही है, उसके विरोध के बावजूद भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, यानी जिनमें सफिशिएंट एनर्जी रहती है वो इस प्लेट तक पहुंच जाते हैं, कॉन्सिक्वेंटली करंट फ्लो करती रहते हैं। अब धीरे धीरे इसके नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट घटती रहती है लेकिन 0 नहीं होती है। अगर नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते अगर V 0 तक ले जाएं, तब हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल अचानक फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाती है। इसके मतलब क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी हाफ वी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो भी नहीं पहुंच पाता है, और उसको कौन रोकता है, ये रोक देता है, क्योंकि ये वोल्टेज उसको एक्सेलरेट नहीं करता है, रिटार्ड कर देता है। इसके मतलब यह जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वह EV0 के जस्ट बराबर हो जाती है। इस V0 को क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम पोलैरिटी चेंज कर दें, यानी जिस प्लेट पर हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसको पॉजिटिव कर दें और दूसरे वाली प्लेट को निगेटिव कर दें, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी निगेटिव वैल्यू को, यानी अपोजिट दूसरे वाली प्लेट की निगेटिव वैल्यू को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पोटेंशियल हमको मिल जाता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक 0 हो जाती है। इसके मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी को डीएक्सेलरेट करके वो क्या कर देता है, 0 बना देता है, और अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है।
और इस वोल्टेज को, उस निगेटिव वोल्टेज को जिस पर, यानी एनोड के उस नेगेटिव वोल्टेज को जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी फोटॉन नहीं पहुंच पाता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है, क्या कहा जाता है? कट ऑफ पोटेंशियल। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हमारा 2 है। इन दोनों को कंबाइंड करें तो देखिए हाफ बी मैक्स स्क्वायर इसके भी बराबर है, हाफ बी मैक्स स्क्वायर इसके भी बराबर है। अगर इन दोनों को कंबाइंड करें तो हमको क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हाई क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, और इसको हम EV0 के बराबर भी कह सकते हैं। और ये हमारा होता है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसके रिजल्ट पर, जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मिला है, इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। H न्यू माइनस न्यू 0 is equal to half m b max square is equal to EV0। अब देखिए, अगर इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी लेस देन कट ऑफ पोटेंशियल यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इस वैल्यू के निगेटिव होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसका सीधा इशारा है, सीधा इसका इंडिकेशन ये है कि फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी अगर इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटॉन नहीं निकलेगा, चाहे इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दें। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ, does not depend upon the intensity of electromagnetic radiation, but it depends upon the frequency of incident photon। दूसरा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, यानी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें, यानी आप इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, यानी फोटॉन जो एनर्जी कैरी कर रहा है उसको बढ़ा दें, और इंटेंसिटी को कम कर दें, तो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट घट जाती है। अगर यदि हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देते हैं, उससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका कारण यह है कि अगर इंटेंसिटी अगर कम है तो फोटॉन्स जो इंसिडेंट होंगे उनकी संख्या कम होगी, और उनकी संख्या कम होगी तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके मतलब यह है कि इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, जब तक कि ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर होगी तब तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहेगी नहीं। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, अगर इंटेंसिटी घटा भी दें और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो जाहिर है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो बढ़ जाएगी। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। इट्स ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।